वेलकम स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्नावली 14.5। तो उससे पहले हम समझते हैं कि कथनों की वैधता को प्रमाणित करना या सत्यापित करना, यानी कि स्टेटमेंट जो दिया रहेगा उसको वैलिडेट यानी उसको सही साबित करना। तो उसके लिए हमारे पास टोटल 4 नियम हैं। ठीक है, देखिए पहला नियम क्या है, पी एंड क्यू, यानी कि पी एंड क्यू, एंड मतलब क्या होता है और। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं और, P और Q। तो P एक स्टेटमेंट होगा, एक कथन होगा, Q एक कथन होगा। हम पढ़े हैं कि संयोजक या और, ये दोनों अपन पढ़े हैं। तो और जब संयोजक और लगेगा दो कथनों के बीच, दो कथन के युग में रहेगा, उससे जो कथन बनता है मिश्र कथन, ठीक है, और के मदद से, तो और क्या होगा, संयोजक होगा। तो P और Q में तो दोनों सत्य होना चाहिए, तब जाके वो कथन सत्य कहलाएगा। जैसे कि दो कथन है, दोनों को सत्य होना आवश्यक है। अगर दोनों सत्य है तभी वो कथन सत्य होगा। ठीक है, तो हमें दोनों को सत्य सिद्ध करना होगा। अब देखते हैं दूसरा नियम 2 क्या दिया है, या कथन। ठीक है, जैसे कि दो कनेक्ट करता था P और Q को, वैसे P या Q, ऐसा हम देखें P या Q, तो P और Q क्या है, कथन है। ठीक है, दो कथन को जब या की मदद से संयोजक, ठीक है, या जब संयोजक बनता था तब क्या कर रहे थे, या कथन, तो कोई एक सत्य होना चाहिए, तो कोई एक सत्य होना चाहिए। हमें पता है जैसे कि दो कथन रहता था P और Q, ये दोनों को या की मदद से जोड़ते थे, तब जाके मिश्र कथन बनता था। तो किसी एक अगर सत्य है तो इस कथन से हम इसको सत्यापित कर सकते हैं। ठीक है, वैसे देखिए तीसरा नियम क्या दिया, यदि तो, अभी अभी हम पढ़े हैं पिछले प्रश्नावली में कि यदि तो भी एक संयोजक का काम करता है, ठीक है, दो कथन को आपस में जोड़ता है, तो इसको दो प्रकार से सत्यापित कर सकते हैं। पहला क्या है, P को सत्य मानकर, हमें जो पहला कथन होगा P उसको सत्य मानना होगा और Q को सत्य दर्शाना होगा। ठीक है, तो P को सत्य मानकर Q को सत्य दिखाना होगा। दूसरा क्या होगा, P को असत्य मानकर Q को असत्य सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले P को सत्य मानकर, तो P को सत्य मानकर Q को सत्य सिद्ध करेंगे, हम ऐसा लिख सकते हैं। और P को असत्य, तो P को असत्य यानी कि इसका नेगेशन हो रहा है, तो नेगेशन ऑफ Q, P इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ Q। देखिए P को असत्य माने तो असत्य माने P को, और हम सिद्ध किए असत्य Q को। तो इस तरीके से हम इसको सत्यापित कर सकते हैं। और देखिए लास्ट नियम क्या है, यदि और केवल यदि, ये कथन अगर दिया होगा तो यदि P सत्य तो Q सत्य, अगर P सत्य होगा तो Q भी सत्य होगा, और अगर Q सत्य होगा तो P भी सत्य होगा। यानी कि ये कुछ हो जाएगा, P सत्य तो Q सत्य, और Q सत्य तो P सत्य। तो इस प्रकार से, ये तो खाली कॉन्सेप्ट था। जैसे हम प्रश्नावली में पहुंचेंगे तो प्रश्न जब बनाएंगे तो समझ में आते जाएगी चीजें। स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्नावली 14.5 का पहला प्रश्न। देखिए हमें यहां सिद्ध करना है, यदि x एक वास्तविक संख्या है, तो x एक वास्तविक संख्या है, तो दो कथन दिया हुआ है। सपोज ये कथन P है और ये Q, तो P अगर ये है तो Q ये हमें दिया गया है। तो इसे हमें 3 विधि द्वारा सिद्ध करना है। पहला क्या है, प्रत्यक्ष विधि, यानी कि डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, अगर P सत्य है तो Q भी सत्य होगा, ये हमें सिद्ध करना होता है। तो P क्या दिया हुआ है, x का क्यूब प्लस 4x इक्वल टू 0, ये हम सत्य मानकर चल रहे हैं। ठीक है, तो P को सत्य मानकर चल रहे हैं, हमें Q को भी सत्य लाना होगा। यानी अगर इसको हल करेंगे तो x बराबर 0 आएगा। ये अगर हम सिद्ध कर दिए तो ये सत्यापित हो जाएगा। देखिए इसको हम हल करके देखते हैं। यहां से x कॉमन दिख रहे हैं, तो x का वर्ग धन 4 बराबर 0। यहां से दो अलग अलग हो जाएगा, तो पहला x बराबर 0 होगा, दूसरा x का वर्ग धन 4 बराबर 0। देखिए एक x बराबर 0 ये तो आ गया, हमें इससे मतलब नहीं इसका मान क्या आ रहा है, लेकिन एक हल, एक सॉल्यूशन इसका 0 आ जा रहा है, इसका मतलब ये सत्य है। ठीक है, तो P के लिए कथन Q सत्य है, ये हम सिद्ध कर सके। तो हम लिख देते हैं कि अतः P जब ट्रू है, ठीक है, सत्य है, तो Q भी ट्रू है, ये हम बोल सकते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट ऐसा लिख लेते हैं, P अगर ट्रू है, सत्य है, तो Q भी ट्रू है। तो ये हो गया सिद्ध। अब देखते हैं विरोधोक्ति द्वारा। तो देखिए इसका मतलब होता है क्या, विरोध, यानी कि जस्ट उल्टा करना है इसको। सत्य ये जो दिया है, तो अगर ये सत्य नहीं है तो इसको भी सत्य नहीं है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए अगर P के लिए ट्रू है तो Q के लिए भी ट्रू होना चाहिए। ठीक है,
और जो कि विरोधोक्ति है, तो जो दिया गया स्टेटमेंट है, जो कथन है, वो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 4x इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इसका विरोधोक्ति है तो इज नॉट इक्वल टू 0, हम ये मानकर चलेंगे। और हमें क्या दिया हुआ है कि x एक वास्तविक संख्या है, तो x वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। तो अगर हम ये कथन देखें तो यहां पे किसी भी नंबर के लिए 0 नहीं होगा, ठीक है, लेकिन अगर यहां पे मैं 0 रखता हूं x के 0 के लिए तो 0 आ जाएगा, तो 0 इज नॉट इक्वल टू 0, ये कथन असत्य हो गया। ये कथन असत्य हो गया तो हम ये सिद्ध कर पाए कि विरोधोक्ति द्वारा यह कथन सत्यापित हो गया, ठीक है। अब आते हैं तीसरा, प्रतिधनात्मक कथन। हम पिछले ही प्रश्नावली में पढ़े हैं, प्रतिधनात्मक मतलब होता क्या है। सबसे पहले हम p को q में लिखते हैं और q को p में लिखते हैं, तो q पहले आता है फिर p आता है, और क्या करते हैं, दोनों को नहीं नहीं करके लिखते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट फॉर्म, तो दोनों का क्या हो जाएगा, नेगेशन नेगेशन। तो हमें यह सिद्ध करना है कि अगर कथन q असत्य है तो कथन p भी असत्य होगा। तो कथन q असत्य यानी कि x इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये है तो x क्यूब प्लस 4x इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए ये जो कथन q है उसको हम नेगेशन लिए, ठीक है, प्रतिधनात्मक कर दिए, इस कथन को ट्रू मानकर चलते हैं। तो x का मान अगर कभी 0 नहीं होगा तो क्या कभी ये 0 होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि x के 0 के मान के लिए ये भी 0 होगा, इसका मतलब ये कथन भी ट्रू हो गया। तो हम दोनों को ट्रू सिद्ध कर सके दोनों के इनवर्स स्टेटमेंट के लिए, ठीक है, दोनों के प्रतिधनात्मक कथन के लिए। तो फिर हम लिख सकते हैं यहां पे अतः सत्यापित हुआ। तो इस तरह प्रश्न क्रमांक 1 का जो कथन दिया गया था p और q, उसे हम तीनों विधि से सत्यापित कर सके। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। देखिए क्या दिया हुआ है, प्रत्युदाहरण, इसका मतलब काउंटर एग्जांपल, ऐसा एग्जांपल जो इसको विरोध कर दे, ठीक है। तो देखिए क्या दिया है, प्रत्युदाहरण द्वारा सिद्ध कीजिए कि कथन किसी भी ऐसी वास्तविक संख्या a और b के लिए जहां a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर का तात्पर्य है कि a इक्वल टू b सत्य नहीं है। हमें यहां सत्यापित करना है कि जो दिया गया स्टेटमेंट है वो सत्य नहीं है। तो देखिए इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, ये हमेशा a इक्वल टू b ये देगा, ये सत्य नहीं है, इसे हमें सत्यापित करना है। तो देखिए काउंटर एग्जांपल देना है, प्रत्युदाहरण, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, a और b का ऐसा कुछ मान रखते हैं जो इसको सत्य नहीं है ये सिद्ध कर दे, ठीक है। तो देखिए कुछ भी मान लिख सकते हैं, जैसे कि a का मान 1 और b का मान -1। देखिए क्या हो जाएगा अगर ये रखेंगे, तो इसका मेन मतलब होता क्या है, a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, तो a स्क्वायर का जो भी मान आएगा वो प्लस माइनस में होगा, ठीक है। तो प्लस माइनस a इक्वल टू प्लस माइनस b, ये हो सकता है। तो देखिए इसमें ऐसा केस तो आएगा कि a इक्वल टू b, दोनों प्लस प्लस होगा तब हो सकता है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है a इक्वल टू माइनस b, इसके माइनस मान के लिए। तो अब ये दोनों बराबर है क्या, ये बराबर नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ केस में हो सकता है कि दोनों बराबर हो, दोनों माइनस माइनस होगा तब बराबर हो जाए, लेकिन 1 प्लस 1 माइनस होगा तब ये कथन सत्य नहीं होगा। इसका मतलब ये कथन सदैव सत्य नहीं होगा। तो जो दिया गया कथन है वो सत्य नहीं है, और यही तो हमें सत्यापित करना था। तो हम क्या लिख देंगे कि अतः कथन सत्य नहीं है, या लिख सकते हैं कि सदैव सत्य नहीं है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। देखिए क्या दिया हुआ है, प्रतिधनात्मक विधि द्वारा सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है। सबसे पहले जो कथन दिया हुआ है उसको प्रतिधनात्मक विधि में सिद्ध करना है कि यह कथन सत्य है। तो देखिए कथन क्या दिया है, p यदि x एक पूर्णांक है और x का वर्ग सम है तो x भी सम है, यह हमें प्रतिधनात्मक विधि द्वारा सिद्ध करना होगा। तो सबसे पहले जो कथन दिया है उसका प्रतिधनात्मक क्या होगा, देखिए x एक पूर्णांक है, ये तो दिया है, ठीक है, और x का वर्ग सम है तो x भी सम है, तो x सम है ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, x सम है तो प्रतिधनात्मक क्या हो जाएगा उसका, x सम दिया हुआ है तो सम का प्रतिधनात्मक क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो x भी सम है ये दिया हुआ है तो उसका प्रतिधनात्मक क्या होगा कि सम नहीं है, तो सम नहीं है तो क्या होगा, विषम होगा। तो x एक विषम संख्या है, तो x एक विषम संख्या है। तो देखिए और क्या दिया हुआ है, और x स्क्वायर सम है,
तो उसका हमें प्रतिधनात्मक विधि से सिद्ध करना है, तो जो सम है उसको विषम सिद्ध करना होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर को विषम हमें सिद्ध करना है, तब हम प्रतिधनात्मक विधि से इसको सिद्ध कर पाएंगे। इसका मतलब जो एक्स स्क्वायर है उसे विषम सिद्ध करना है। अगर ये हो गया मतलब प्रतिधनात्मक विधि से हम इसको सिद्ध कर सके। ठीक है, तो देखिए x एक विषम संख्या, तो कोई सा भी विषम संख्या ले लेता हूं, तो x बराबर देखिए क्या ले सकते हैं 2n, ये ले लेता हूं। 2n में क्या होता है, सम होता है। ठीक है, किसी भी संख्या से, यानी कि n क्या है, एक इंटीजर है, पूर्णांक है, उसको 2 से गुना कर दूं तो सम संख्या हो जाता है, और उसमें 1 अगर जोड़ दूं तो विषम हो जाता है। तो ये विषम संख्या का एग्जाम्पल है जहां n बिलोंग कर रहे इंटीजर यानी कि पूर्णांक से। ठीक है, अब देखिए x अगर इसको मान रहा हूं तो x स्क्वायर विषम होगा, ये हम सिद्ध कर देते हैं। तो x स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर करना होगा, 2n प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 2n का स्क्वायर 4n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2n यानी कि 4n इंटू 1, ये हो जाएगा 4n। देखिए ये दोनों से n कॉमन आ रहा है, 4n कॉमन आ रहा है, तो 4n को कॉमन ले लूंगा, क्या बचेगा n, और यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे क्या बचेगा प्लस 1, इससे तो कुछ कॉमन नहीं है तो एक अलग पद हो गया। अब देखिए ये 4n इंटू n प्लस 1 ये एक सम संख्या होगा। अगर किसी भी संख्या से मैं 2 को कॉमन निकाल सकता हूं तो ये सम संख्या होगा, और यहां से तो 2 आराम से निकाल सकता हूं। देखिए 2 गुना 2n फिर n प्लस 1 मैं ये लिख सकता हूं। अब देखिए 2 अगर इस संख्या से बाहर निकाल लिया तो ये तो सम हो गया, अब उसके साथ अगर 1 जुड़ गया, योग हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये विषम संख्या, तो ये क्या हो जाएगा, विषम। तो हम सिद्ध कर दिखाए कि x स्क्वायर एक विषम संख्या है। ठीक है, तो प्रतिधनात्मक विधि से इसे हम सत्यापित कर सके, तो हम लिख देंगे कि अतः सत्यापित हुआ। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 4। देखिए क्या दिया हुआ है, प्रत्युदाहरण यानी कि काउंटर एग्जाम्पल द्वारा सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य नहीं है। हमें यहां बताना है कि जो कथन दिया हुआ है वो सत्य नहीं है, काउंटर एग्जाम्पल देके। तो देखिए पहला कथन क्या दिया हुआ है, P सच दैट यदि किसी त्रिभुज के कोण समान है, यानी कि समकोण त्रिभुज जिसका तीनों कोण समान हो, तो त्रिभुज एक अधिक कोण त्रिभुज है। तो देखिए एक अधिक कोण किसको बोलते हैं, एक अधिक कोण त्रिभुज किसे बोलते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 से ज्यादा हो। ठीक है, तो एक हम लेते हैं समकोण त्रिभुज का एग्जाम्पल। ठीक है, देखिए समकोण त्रिभुज जिसका तीनों भुजा, जिसका तीनों कोण बराबर हो, जैसे कि मैं लेता हूं 60 अंश का, तो अगर ऐसा त्रिभुज जिसका सभी कोण 60 अंश हो, तो इसमें तो ऐसा कोई सा भी कोण नहीं हुआ जिसका एक कोण 90 से अधिक हो, तो ये काउंटर एग्जांपल हो गया। ठीक है, समकोण त्रिभुज जिसका कोण 60 अंश है, ये हो गया काउंटर एग्जांपल। तो यह कथन सत्यापित हुआ कि ये कथन जो दिया गया है वो गलत है। ठीक है, असत्य है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि अतः दिया गया कथन सत्य नहीं है, क्योंकि तीनों कोण बराबर के लिए तो कोई भी हो सकता है, 90 से ज्यादा भी, 90 से कम भी, ये सभी 30-30 अंश का भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। अब देखिए दूसरा क्या दिया, क्यों सच दैट समीकरण x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 के मूल 0 और 2 के बीच स्थित नहीं है। अब इसका मूल 0 और 2 के बीच स्थित नहीं है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए ये स्थित नहीं है, इसे हमें गलत साबित करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 0 और 2 के बीच इसका मूल नहीं आना चाहिए, तो इसको हम हल करते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर 1, तो x बराबर प्लस माइनस 1, इसका मतलब x का मान 1 होगा और x का मान माइनस 1 होगा। तो 0 से 2 के बीच 1 तो स्थित होगा, लेकिन माइनस 1 स्थित नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि अतः यह कथन सत्य नहीं है। तो ये हो गया सिद्ध, सत्यापित हो गया ये भी। स्टूडेंट्स अब आते हैं इस प्रश्नावली की अंतिम प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5। देखिए क्या दिए गए, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य है और कौन से असत्य है, प्रत्येक दशा में अपने उत्तर के लिए वैध कारण बताइए। ठीक है, तो सत्य असत्य बताना है और कारण बताना है कि सत्य क्यों है और असत्य क्यों है। तो देखिए पहला क्या दिया, कथन P, कथन P दिया हुआ है। ठीक है, सच दैट
किसी वृत्त की प्रत्येक त्रिज्या वृत्त की जीवा होती है। तो किसी वृत्त, मैं समझाता हूं आपको, अगर कोई वृत्त है, इसका प्रत्येक त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि रेडियस, ठीक है, तो रेडियस कहां से होता है, सेंटर से लेकर वृत्त का एक कॉर्नर तक के, ठीक है, ये रहता है। तो ये प्रत्येक त्रिज्या जीवा होता है क्या, नहीं, जीवा किसको बोलते हैं, कॉर्ड को बोलते हैं। तो कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड वृत्त का एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर यानी दो बिंदु को ज्वाइन करे उसे हम कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया जीवा। तो जीवा के लिए एक बिंदु से दूसरा बिंदु टच होना जरूरी है, लेकिन यहां पे त्रिज्या पे नहीं, केंद्र से लेकर खाली वृत्त के एक बिंदु पे टच हो रहा है, तो ये कथन असत्य हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि त्रिज्या अलग है और जीवा अलग होता है। तो फिर हम क्या लिख देंगे कि असत्य होगा कथन। देखिए कारण क्या होगा, किसी वृत्त की प्रत्येक त्रिज्या वृत्त की जीवा होती है, तो ये हो गया असत्य। अब हम यहां पे लिखेंगे कि जीवा वृत्त के दो बिंदु को मिलकर बनती है, परंतु त्रिज्या वृत्त के केंद्र से बनती है। ये हो जाएगा इसका रीजन, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्या हो जाएगा, क्यों सच दैट किसी वृत्त का केंद्र वृत्त की प्रत्येक जीवा को समद्विभाजित करता है। किसी वृत्त का केंद्र, जैसे कि ये वृत्त है, इसका केंद्र कोई भी जीवा को समद्विभाजित करेगा क्या, बिल्कुल नहीं, ये असत्य होगा, क्योंकि जीवा तो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो सेंटर से पास हो, केंद्र से पास हो, ये भी जीवा होता है, लेकिन जीवा ये भी होता है, ठीक है। तो ये जीवा जो सेंटर से पास होता है उसे हम व्यास बोलते हैं, ठीक है। तो व्यास को समद्विभाजित तो करता है लेकिन जीवा को नहीं करता, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, ये कथन असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रत्येक जीवा केंद्र से समद्विभाजित नहीं होता। ये हो जाएगा इसका रीजन। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, देखिए क्या दिया गया है, आर, कथन का नाम है आर, सच दैट एक वृत्त किसी दीर्घ वृत्त की एक विशेष स्थिति है। तो बिल्कुल है, हम पढ़े हैं, जब दीर्घ वृत्त के बारे में जब पढ़ रहे थे अपन, तो हम देखे हैं कि जो एक वृत्त होता है वो एक दीर्घ वृत्त का स्पेशल कंडीशन होता है। कब होता है, जब ए और बी दोनों का मान बराबर होता है। देखिए दीर्घ वृत्त का समीकरण क्या होता है, तो ये कथन सत्य होगा। हम यहां पे लिखते हैं दीर्घ वृत्त का समीकरण, ये होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। लेकिन जब ए और बी दोनों बराबर हो जाए, ए और बी का मान, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, जब ए बराबर बी हो तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ए और बी बराबर है, यानी कि बी की जगह मैं ए लिख सकता हूं, तो बी की जगह ए रख दिया, दोनों का लघुत्तम लूंगा तो इधर जाके गुना हो जाएगा ये, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये एक वृत्त का समीकरण होता है, ठीक है। तो ये वृत्त का कंडीशन बन गया, इसलिए कथन सत्य होगा। अब देखते हैं चौथा प्रश्न, देखिए क्या दिया हुआ है, एस सच दैट यदि एक्स और वाई एक ऐसे पूर्णांक है कि x इज ग्रेटर देन y, तो माइनस एक्स इज लेस देन माइनस वाई है। ये हम पढ़े हुए हैं असमीकाय में, ठीक है। तो हम चैप्टर 6 अध्याय 6 में देखे हुए हैं कि जब ये कथन सत्य होगा, अब क्यों, अगर x बड़ा होता है y से तो माइनस एक्स छोटा हो जाता है माइनस वाई से, यानी कि कंडीशन चेंज हो जाता है दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई करने पर। और ये हम कहां देखें, असमीकायों के नियम से, असमीकायों या असमीकाय के नियम से, ये हम अध्याय 6 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट प्रश्न, देखिए क्या दिया हुआ है, टी, कथन का नाम है टी, सच दैट वर्गमूल 11 एक परिमेय संख्या है। तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि वर्गमूल 11 तो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हम
पढ़े हुए हैं कि √2 इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, तो √11 भी अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कथन असत्य, और रीजन क्या हो जाएगा, वर्गमूल 11 एक अपरिमेय संख्या है, न कि परिमेय संख्या। तो इसी तरह यहां प्रश्नावली 14.5 कंप्लीट और ये अध्याय भी कंप्लीट। थैंक यू।